सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक वीडियोस को और बेल आइकन को दबाएं तारीखी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तारीख में सफर करते हुए अब हम 13वीं सदी ईस्वी में दाखिल हो चुके हैं। मुसलमान मिल्लत की तारीख में इससे ज्यादा तकलीफदेह वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। यह वो सदी थी कि जिसमें तकरीबन तमाम मुसलमान मिल्लत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी और यह तक मुमकिन था कि नाउजुबिल्लाह शायद इस दीन का नाम और निशान भी मिटा दिया जाता। जितने मुसलमान इस एक सदी में शहीद किए गए, इससे पहले आने वाले तमाम दौर में या इसके बाद आने वाली कई सदियों में इतने मुसलमानों का खून नहीं बहाया गया। मुसलमान इस मौके पर इस हद तक अपनी तबाही के नजदीक पहुंच चुके थे कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई बराह रास्त मदद शामिल हाल न होती तो आज उम्मत मुस्लिमा का नाम और निशान मिटा दिया जाता। पिछले तकरीबन 125 साल से मुसलमान सलीबी फौजों का मुकाबला करते चले आ रहे थे। पूरे मगरिब की इज्तिमाई ताकत, उनकी फौजी, सियासी और माशी ताकत मिलकर भी मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही थी कि उम्मत मुस्लिमा का वजूद खतरे में पड़ जाता। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, ये मुसलमानों की सफों की हिफाजत करने के लिए सलीबियों की यलगार के सामने मौजूद रहते थे। सलीबी तमाम तरकुवत के बावजूद शाम और फलस्तीन से आगे ना बढ़ सके और बाकी तमाम मुस्लिम उम्मत के जो एक तरफ मावरा और नहर और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी और दूसरी तरफ उसकी सरहदें यमन तक थी और पूरा अफ्रीका मुसलमानों के पास था, उस तमाम हालात में भी सलीबी जंगें मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आइंदा आने वाले वक्त में पहुंचा। देखें, उस वक्त जो बड़ी बड़ी एम्पायर या सुपर पावर्स आपस में मुतसादिम थी, उसमें एक तरफ तो वेस्टर्न यूरोप था जो कि इस्लामी तहजीब के साथ टकरा रहा था और मशरिक में चीन की सल्तनत थी। और जैसे हम ये जिक्र कर चुके हैं कि जब से इस्लाम का उरूज हुआ है, इस्लाम की सरहदें इन दो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस की सरहद पर जाकर रुक गई थी। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स में एक नई वाइल्ड फोर्स का इजाफा होने वाला था, एक ऐसा एलिमेंट कि जिसको ना दुनिया ने इससे पहले देखा था, न किसी को यह अंदाजा था कि यह तूफान जो उठेगा यह दुनिया के साथ क्या हशर बर्पा करेगा। 1206 ईस्वी में चीन के करीब मंगोलिया के इलाके में एक खान तख्त पे बैठता है जिसका नाम चंगेज खान था। उस वक्त की दुनिया की तमाम तहजीबें, चीनी तहजीब, मुसलमान या मगरिब, कोई भी उस खतरे का अंदाजा नहीं कर सकता था जो मंगोलिया से उठ रहा था। चंद ही सालों में मंगोलिया के सब्जाजारों से निकलकर लाखों की तादाद में टड्डी दल लश्कर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और जो कयामत बर्पा की वो उससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। पूरी चीनी तहजीब तबाह हुई, तमाम इस्लामी तहजीब तबाह हुई और मगरबी तहजीब तबाही के। मंगोलों की आमद इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि दुनिया की 3 बड़ी बड़ी तहजीबें इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और तीनों को इनके आगे घुटने टेकने पड़े। इस खतरनाक तरीन सूरत हाल में अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों की मदद की और मुसलमान तहजीब किस तरह दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकी और क्या मज़ाहमत थी जो मुसलमानों के सफों में पैदा हुई, वो एक हैरत अंगेज दास्तान है। आइए इस वक्त एक तायराना निगाह डालते हैं उस वक्त की मुसलमान दुनिया पर। खिलाफत अब्बासिया बगदाद में मरकज बनाकर बैठी तो थी, लेकिन वो इस कदर कमजोर थी कि इसका कोई इख्तियार और इख्तिदार बाकी मुसलमान सल्तनत के हिस्सों पर नहीं। तमाम मुसलमान दुनिया छोटे तकसीम हो चुकी थी। वो तमाम बड़े बड़े नाम और सुल्तान और वो शाहसवार जो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करते चले आ रहे थे, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, मलिक शाह सल्जूक, ये बड़े बड़े नाम, ये बुजुर्ग गुजर के जा चुके थे। उनकी औलादें इस काबिल नहीं थी कि अपने बुजुर्गों का बोझ उठा सकती। आपस में मुतफर्रिक बटे हुए बाहम दस्तो गिरेबान, सल्जूकियों की अलग रियासत थी, जंगियों की अलग हुकूमत थी। अयूबी डायनेस्टी अपनी जगह पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। मिस्र में ममलूक जोर पकड़ रहे थे और खुरासान के इलाकों में ख्वारज़म शाह की हुकूमत कायम हो रही थी। इस तमाम तवाइफुल मुलूकी के दौर में अफगानिस्तान से शहाबुद्दीन गौरी निकलते हैं और हिंदुस्तान की तरफ हमला करते हैं और दिल्ली की सल्तनत कायम की जाती है। इस वाक़े को हम पहले बात कर चुके हैं। इस कैफियत में मुसलमान उलमा
दानिश्वर और तहजीब भी इस कदर जवाल पजीर हो चुकी थी कि मुसलमानों में कोई इल्मी और इंटेलेक्चुअल काम नहीं हो रहा था। इस बात पर उलमा बहस में लगे होते थे कि अगर सूअर बकरी बनकर आ जाए तो उसका गोश्त खाया जा सकता है या नहीं। इस लेवल के इख्तलाफात, इस लेवल के इल्मी मसाइल बगदाद जैसे शहर में डिस्कस किए जाते थे और तमाम वो तहजीबी और सकाफती मरकज जो कई सौ साल से दुनिया की क़यादत कर रहा था, इखलाकी, मॉरली और इकोनॉमिकली इस कदर जवाल में जा चुका था कि अब मुसलमानों को एक कहर इलाही ही की जरूरत थी। मुसलमानों की ज़बूहाली के दौर में मंगोलिया से चंगेज खान की आंधी निकलती है और तकरीबन 20 लाख मंगोल मंगोलिया से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। तारीख ने और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी तहजीबों ने इससे पहले मंगोलों का नाम भी नहीं सुना होता। और जब यह सुर्ख आंधी मंगोलिया से निकलकर लाखों के टड्डी दल लश्कर के साथ पूरी दुनिया पर टूट पड़ती है और आगो खून का सैलाब बहाना शुरू करती है, तो बड़ी बड़ी तहजीबें खतरे में पड़ जाती हैं। करोड़ों इंसानों का खून बहाया जाता है और कई सौ साल का तारीखी विरसा जो उम्मत मुस्लिमा ने खून पसीने की कमाई से जमा किया था, जला के राख कर दिया जाता है। आइए अब जरा मंगोलों पर भी बात कर लें। 1206 में चंगेज खान ने मंगोलों की जो सल्तनत मंगोलिया में कायम की, उसके 70 साल के अरसे में दुनिया के हर कोने तक मंगोल हुक्मरान अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। इंसानी तारीख ने इससे बड़ी सल्तनत नहीं देखी, ना उससे पहले ना उसके बाद। चंगेज खान और उसकी औलादों ने उस वक्त की तमाम दुनिया का तकरीबन 90% हिस्सा फतह कर लिया। उसकी औलादों में से एक चीन की तरफ गया और पूरे चीन पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा, ये चीन की वो सल्तनत है जो कई हजार साल से आजाद चली आ रही थी और कुतैबा बिन मुस्लिम अवाइल इस्लाम में चीन की सरहद पर पहुंचकर रुक गए थे और चीन को फतह नहीं किया जा सका था। ये चीन अब चंगेज खान की फौजों ने अपनी सल्तनत में शामिल किया। दूसरी तरफ चंगेज खान की फौजों में से एक दस्ता सेंट्रल एशिया में से गुजरता हुआ रूस की तरफ चला गया और रूस और साइबेरिया तक के इलाके फतह कर लिए और फिर मशरकी यूरोप से होता हुआ बल्गारिया क्रॉस करता हुआ वियना ऑस्ट्रिया तक जा पहुंचा। तीसरा कॉलम उसका सेंट्रल एशिया से मावरा नहर क्रॉस करके खुरासान में दाखिल होता है और पूरी मुस्लिम दुनिया को ताराज करता हुआ बगदाद को सैक करके बैतुल मक़दस शरीफ के करीब पहुंचकर मेडिटेरेनियन के साहिल पर जा पहुंचता है। आप अंदाजा कीजिए, तमाम मुस्लिम दुनिया रौंदी चली गई इनके कदमों तले। इनकी तलवारें जहां से गुजरी तमाम इंसानियत कत्ल कर दी गई। ये इस कदर गैर मामूली लोग थे, इस जैसी फौज दुनिया ने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। सख्त जंगजू, पेशावर कातिल, शिकारी और इस कदर जफाकश कि एक एक दिन में 100-100 मील घोड़े की पुश्त पर सफर करते थे। एक एक तातारी अपने साथ 10-10 घोड़े रखता और जब एक घोड़ा थक जाता तो दौरान सफर ही दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता और जब भूख लगती तो अपनी खंजर से घोड़े की पुश्त में सुराख करके उसका खून चूस लेता। दुनिया ने इससे पहले ऐसी फौज कभी नहीं कि जंगी कवानीन इन मंगोलों की जंगी स्ट्रैटेजी के आगे फेल हो जाया करते थे। गैर मामूली ज़हीन, गैर मामूली दलेर और दहशतगर्दी की हद तक जुल्म और सितम और सैवेज इंसानियत की तारीख में अपनी मफ्तूह कौमों की खोपड़ियों के मीनार बनाने का रिवाज चंगेज खान की मंगोल फौजों ने शुरू किया। जंग के कोई स्क्रूपल्स, कोई लॉ, कोई कवानीन नहीं थे। जहां धोखा दिया जा सकता है वहां धोखा दिया जाए, अहद शिकनी की जरूरत है वहां अहद शिकनी की जाए, जहां बराह रास्त तसादुम करना है उसकी भी इजाजत है। मुआहिदात करके तोड़ना कोई मायने नहीं रखता और मफ्तूह इलाकों को तबाह बर्बाद करके जलाना, आग लगाना, इंसानों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बेगुनाहों की बेहुरमती करके कत्लो गारत करना, किसी किस्म का कोई कानून, कोई रुकावट इनके सामने मज़ाहम नहीं थी। एक ऐसी वहशी कौम जो सूरज, चांद, सितारों की पूजा करती थी, इसके नजदीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब और अदियान बेमानी थे। दुनिया की तमाम तहजीब और हैसियत नहीं रखती थी। इंसानियत की तमाम तहजीब और तमद्दुन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फलसफा और उलूम इनके नजदीक इस काबिल थे कि इनको जला दिया जाए। इंसानियत को इस वहशी कौम ने सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ भी नहीं दिया। इस्लामी तहजीब के बड़े बड़े मरकज समरकंद, बुखारा, निशापुर, मर्व, बल्ख, खुरासान, बगदाद इनकी तलवारों तले रौंद दिए गए।
بغداد کی عباسی خلافت کی تباہی کی تاریخ اتنی دردناک ہے اور اس قدر ہولناک واقعات اس میں پیش آئے اور اس تباہی کی وجہ سے آج تک آنے والی دنیا میں انسانیت کی تاریخ ہی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ منگول جب سمرقند اور بخارا کی تباہی کے لیے بڑھے تو اس علاقے پہ جو حکومت مسلمانوں کی قائم تھی وہ خوارزم شاہ کی تھی، مگر خوارزم شاہ ایک کمزور بادشاہ تھا۔ اس نے بذات خود منگولوں کے ساتھ مزاحمت کرنے کے بجائے فرار کا رستہ اختیار کیا۔ اس کے بیٹے جلال الدین محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ مزاحمت کی کوشش کی، لیکن منگول طوفان اتنا بڑا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ اس کے اندر ڈوب کر رہ گیا۔ اگر خوارزم شاہ کی ریاست تباہ ہو جاتی تو اس کے بعد منگولوں نے براہ راست بغداد پر حملہ کرنا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی ہیروئک ریزسٹنس اور امت مسلمہ کی زبوں حالی کی دردناک داستان نسیم حجازی نے اپنے ناول آخری چٹان میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ بغداد سے بار بار کمک اور مدد مانگنے کے باوجود بغداد کے حکمرانوں نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ بغداد میں علمی اور فلسفیانہ گفتگو کے مراکز بنے ہوئے تھے۔ غدار وزیر ابن القمی نے جو پشت پر منگولوں سے ساز باز کر چکا تھا، خلیفہ کو مشورہ دیا کہ علم و ہنر کے اس مرکز میں 4 لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تمام فوج کو فارغ کر دیا جائے اور صرف تھوڑے سے پیلس گارڈز چھوڑ دیے جائیں۔ جب چاروں طرف سے خطرات امڑتے چلے آ رہے ہوں اور پوری مسلم امت کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہو، اس وقت یہ مشورہ دینا کہ فوج کی تعداد کم کر دی جائے امت مسلمہ کی سزائے موت کے تازیانے پر آخری مہر تھی۔ بلاخر قہر الہی بغداد کے دروازوں تک آ پہنچا۔ 1258 میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو اپنی کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ بغداد کے شہر کی طرف بڑھتا ہے اور مرکز خلافت کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اس وقت خلیفہ معتصم باللہ جو اپنی تمام فوج کو رخصت کر چکے ہوتے ہیں، خوف و دہشت سے کانپنے لگتے ہیں۔ نیگوسیشنز کا یہ وقت نہیں تھا۔ خلیفہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ہلاکو کو تحفے تحائف دے کے راضی کر لیا جائے۔ جب خلیفہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ ہلاکو خان کی فوجیں دروازے تک پہنچ چکی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں شراب کا جام لے کر رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خلیفہ اپنے تمام مصاحبوں، وزیروں اور علماء کے ساتھ ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ ہلاکو ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس قدر دولت رکھنے کا کیا فائدہ اگر تم اپنی حفاظت کے لیے فوج نہ تیار کر سکے، اور اب اس دولت کا مزہ چکھو۔ خلیفہ وقت کو قالین میں لپیٹ کر منگول گھوڑوں کے نیچے دے دیا جاتا ہے جو اس پر گھوڑے دوڑا دوڑا کے خلیفہ کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں کئی لاکھ منگولوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے قتل و غارت کے لیے۔ مسلمانوں کے زوال کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں تاتاری عورت داخل ہوتی ہے تلوار لے کر اور 20 مسلمان سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کی گردن اتارتے جاتی ہے، اور جب اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بکیوں سے کہتا ہے کہ یہیں ٹھہرو، میں نئی تلوار لے کر آتی ہوں، اور آ کر دوبارہ جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے سر قلم کرتی ہے۔ اس قدر امت کا زوال، یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ قہر الہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت کے اعمال کی وجہ سے منگولیا کے ریگستانوں سے اس قوم پر نازل کیا تھا۔ مسلمان تہذیب اس بری طرح تباہ و برباد کی جاتی ہے کہ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں شاید ہی کوئی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے۔ تمام بڑی بڑی لائبریریاں جن میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں، پہلے وہ دریا برد کی جاتی ہے۔ دجلہ ایک دن میں 2 مرتبہ رنگ بدلتا ہے، پہلے سرخ ہوتا ہے مسلمانوں کے خون سے اور پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ۔ کئی لاکھ مسلمانوں کے قتل و غارت کے بعد جب ہلاکو کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید کچھ مسلمان تہخانوں میں چھپ گئے ہوں تو اس نے دریا کا بند توڑوا دیا اور پورے شہر کو پانی سے ڈبو دیا گیا۔ کہتے یہ ہیں کہ جب اس تباہی و بربادی کے بعد منگول لشکر لوٹ مار کا سامان لے کر نکلا ہے تو اس قافلے کی لمبائی 5 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی شکست میں غداروں اور منافقین کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن منگولوں کا غداروں اور منافقین سے معاملہ طے کرنے کا انداز اپنا ہی تھا۔
इससे पहले कि वो मफतूह कौम को ज़िबा करते, पहले उन गद्दारों को कत्ल करते थे कि जो अपनी कौम के खिलाफ मंगोलों का साथ देते थे। मंगोलों की दलील यह थी कि जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे होगा। इस तमाम पुरआशोब दौर में बड़ी बड़ी मुसलमान हस्तियां भी मौजूद थी। निशापुर में हजरत फरीदुद्दीन अत्तार मौजूद थे, और यह वाकया बड़ी दिलचस्पी का होगा कि यहां पे अगर उनका रवैया बयान किया जाए। जब इनके पास उनके मुरीद पहुंचते हैं और कहते हैं कि दुआ की दरखास्त है कि मंगोलों का फितना निशापुर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह की मर्जी को समझो, यह कहर इलाही है, अब दुआ का वक्त निकल चुका है, अब जिहाद का वक्त है, जो मरेगा वो शहीद की मौत होगा, बाकियों पर अल्लाह का अजाब है। 114 बरस की उम्र में फरीदुद्दीन अत्तार अपनी तलवार निकालते हैं और मंगोलों से जंग के लिए बाहर निकलते हैं और जिहाद करते हुए शहीद होते हैं। इसी दौर में मौलाना जलालुद्दीन रूमी कोनिया में मुकीम होते हैं। फरीदुद्दीन अत्तार का बहुत गहरा असर होता है जलालुद्दीन रूमी पर। तमाम खुरासान, ईरान, इराक और मुस्लिम दुनिया की तबाही के बाद अब कोनिया की बारी भी थी। तमाम शहर के लोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास आकर दुआ की दरखास्त करते हैं और उनके इसरार पर मौलाना जायनमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। और फिर तारीख एक अजीब और गरीब मंजर देखती है कि कोनिया का शहर इस तातारी यलगार से महफूज हो जाता है। बगैर किसी वजह के तातारी इस शहर को परे कर देते हैं और पूरी तमाम मुसलमान दुनिया में तबाही मचाते रहते हैं। यह मौलाना जलालुद्दीन रूमी के रूहानी वजूद होने की गैर मामूली दलील है। बगदाद की खिलाफत की तबाही के बाद मंगोल शाम की तरफ बढ़ते हैं और पूरे शाम को तख्तो तराज करते हैं। दमिश्क उनसे मुआहदा करके दरवाजे खोल देता है और शहर की मुकम्मल तबाही बच जाती है, वरना बाकी तमाम शहर हलब, हमस और वो तमाम इलाके जो मुसलमानों के पास थे तख्तो ताराज किए जाते हैं। इस कदर मुकम्मल तबाही कि सेंट्रल एशिया के समरकंद और बुखारा से लेकर शाम तक कोई मुसलमान शहर बाकी नहीं बचता। आप तसव्वुर कीजिए, एक लम्हे के लिए रुक कर अंदाजा कीजिए कि यह कितने बड़े इलाके की, कितनी बड़ी इस्लामी तहजीब की मुकम्मल तबाही थी। सिर्फ मिस्र बाकी रह जाता है और मक्का और मदीना। हलाकू खान खुद 3 लाख के लश्कर मिस्र की तरफ बढ़ता है। अगर मिस्र भी ओवररन हो जाता तो इस्लामी तहजीब के तमाम नामो निशान मिटा दिए जाते। हलाकू का इरादा इसके बाद मक्का और मदीना पर हमला करने का भी था। मुसलमानों को अब इतनी सजा लग चुकी थी, सुब्हानहू व तआला को भी इनके हाल पर रहम आ गया और यहां बराह रास्त डिवाइन इंटरवेंशन होती है कि इस लाइन पर आकर सीरिया और इजिप्ट के दरमियान मंगोल फौज को रोक दिया जाता है। यह बात हम पहले बता चुके हैं कि 1227 में चंगेज खान के इंतकाल के बाद उसकी इतनी वसी सल्तनत उसके बेटों और पोतों में तकसीम हो गई थी और उनके 4 बड़े बड़े मराकिज कायम किए गए थे। एक चीन की तरफ चला गया था, एक सेंट्रल एशिया और चाइना की तरफ निकल गया था और तीसरे ने खुरासान और सेंट्रल एशिया से होते हुए नीचे मुसलमान इलाकों पे हलाकू ने अपनी रियासत कायम की थी। जिस वक्त हलाकू 3 लाख के लश्कर के साथ शाम और मिस्र की सरहद पर पहुंचता है तो इसको इत्तला यह मिलती है कि पीछे खान का इंतकाल हो जाता है और एक नए खान का इंतखाब करना होता है। और दूसरी तरफ यह इत्तला भी हलाकू को पहुंचती है कि इसका भाई जो लश्कर लेकर रूस और यूरोप की तरफ गया था वो लश्कर इस्लाम कबूल कर चुका है। इस खबर को सुनते ही हलाकू वहशतनाक हो जाता है और 30-35 हजार के लश्कर को मिस्र और शाम की सरहद पर छोड़कर बाकी पूरी फौज लेकर वापस लौट जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली ताईद होती है कि एक तरफ तो रूस और उन तमाम इलाकों में जिनको गोल्डन हॉर्न्स कहा जाता था वो लश्कर इस्लाम कबूल करने लगते हैं और दूसरी तरफ हलाकू की वो फौज जो पूरे मिस्र को रोनती हुई अफ्रीका तक जा सकती थी वो वापस लौटना शुरू करती है। उसके बावजूद एक 30 से 40 हजार का एक खौफनाक लश्कर मिस्र की सरहद पर छोड़ दिया जाता है और यहां वो फैसला कुन जंग होती है जिससे उम्मत मुस्लिमा के हक में ताकत का तवाजुन तब्दील होने लगता है। मिस्र से एक छोटी सी फौज निकलती है जिसकी तादाद तकरीबन 20,000 होती है। इसकी क़यादत एक नए मुसलमान जनरल रुकनुद्दीन बैबरस कर रहे होते हैं। ऐनुल जालूत के मकाम पर
दोनों फौजें आमने सामने होती हैं। ऐनुल जालूत का मतलब है जालूत के चश्मे। ये कहा यह जाता है कि यह तारीखी तौर पर वो मकाम है कि जहां पे दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का आपस में मुकाबला हुआ था। कई हजार साल के बाद फिर दाऊद और जालूत का मुकाबला ऐनुल जालूत के मकाम पर होता है। ऐनुल जालूत में लड़ी जाने वाली इस जंग का शुमार उम्मत मुस्लिमा की तारीख की स्ट्रेटेजिक वॉर्स में होता है। इस जंग के नतीजे में अगर मुसलमानों को शिकस्त होती तो मिस्र और अफ्रीका भी मुसलमानों के हाथ से चला जाता। इस जंग में फतह की सूरत में पहली मर्तबा मुसलमान इस काबिल होते कि मंगोल यलगार को रोककर इसको वापस धकेलना शुरू करें। 1260 में लड़ी जाने वाली इस जंग ने मुसलमानों के हक में तारीख का पासा पलट दिया। आइए अब आपको थोड़ा सा तारुफ सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस का भी करा दें। जिस तरह 12वीं सदी में उम्मत मुस्लिमा ने बड़े बड़े शहसवार पैदा किए, इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, इसी तरह 13वीं सदी रुकनुद्दीन बैबरस के नाम लिखी गई है। ये मिस्र के सुल्तान जिन्होंने बैक वक्त 2 महाजों पर उम्मत मुस्लिमा की आबरू की हिफाजत की। एक तरफ पूरा यूरोप सलीबी जंगें भी इस वक्त जारी थी, हमला आवर होते। शाह किंग लुई के साथ आपने मिस्र में वो खौफनाक और हैरत अंगेज जंगें लड़ी कि जिस लुई को जिंदा गिरफ्तार किया आपने। और दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली इस मंगोल इन्वेजन को रोकने के लिए भी जो गैर मामूली किरदार आपका कि ऐनुल जालूत के मकाम पर पहली मर्तबा मुसलमान कौम ने एक डिसाइसिव शिकस्त दी मंगोल फौज को, और उसके नतीजे में पूरे शाम में आग भड़क उठी, के खिलाफ बगावत बुलंद की और मंगोलों को शाम से निकालने का रास्ता बन सका। 1277 में जब बैबरस का इंतकाल होता है दमिश्क में, उस वक्त आप उतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत कर रहे होते हैं जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की है। खुरासान, ईरान, इराक, शाम और मिस्र, ये तमाम उस सल्तनत में शामिल होते हैं जो बैबरस कायम करते हैं और आइंदा 300 साल तक ये सल्तनत कायम रहती है। एक दीवानगी की हद तक दलेर जनरल और एक जीनियस होने की हद तक स्टेट्समैन, उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफाजत के लिए उस पुरआशोब दौर में जिस तलवार की जरूरत थी वो मिस्र से अल्लाह ने मुसलमानों को दी और रुकनुद्दीन बैबरस की शक्ल में उम्मत के सामने आई। आज भी शाम और मिस्र में बैबरस को सलाहुद्दीन अयूबी के बाद आला तरीन मकाम और रोमानवी हैसियत दी जाती है। इस कदर अरब लिटरेचर, पोइट्री, दास्ताने, अफसाने और ड्रामे बैबरस पर बनाए गए हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बाद किसी और मुसलमान सुल्तान पर नहीं बनाए गए। दमिश्क में आज भी आपकी बनाई हुई लाइब्रेरी और वो खानकाह मौजूद है कि जिसके दामन में आपकी कब्र है। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने जो सल्तनत कायम की उसको ममलूक सल्तनत कहते हैं। ममलूक अरबी का लफ्ज है जिसके माना है गुलाम। आइए इसका थोड़ा तारुफ करा दिया जाए। उस जमाने में एक रिवायत थी कि मुसलमान अपनी फौजों में भर्ती करने के लिए उन गुलामों को इस्तेमाल करते थे कि जो मुख्तलिफ जंगों में मुसलमानों के हाथ लगते थे। एक नई वॉरियर क्लास, एक नई मिलिट्री एकेडमीज बनाई गई कि जिनमें खास किस्म के जंगी दस्ते तैयार किए जाते। ये अफराद कि जिनको इन मिलिट्री एकेडमीज में भर्ती किया जाता था, ये तुर्क नस्ल थे, टर्किक ओरिजिन के थे और रूस के जुनूब से लेकर पूरे एशिया, वस्ती अनातोलिया के इलाकों से इनको लेकर उन मिलिट्री एकेडमीज में शामिल किया जाता था कि जो रियासत की जिम्मेदारी होते थे। इन बच्चों के कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई इनकी दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, सिवाय इसके कि इनको आला तरीन तरबियत दी जाए, जंगी हिकमत अमली, स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, और इनको आइंदा आने वाले वक्त के लिए मुसलमान मुमलिकत के शहसवार और कटिंग एज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इन ममलूक दस्तों की तरबियत और इनको इस्तेमाल करने का रिवाज उस जमाने की तमाम मुसलमान सल्तनतों में था। इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, सुल्तान सल्जूक, महमूद गजनवी, गौरी, इन तमाम के फौजों में बड़े बड़े दस्ते ममलूक फौजों के हुआ करते थे। आपको याद होगा कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बाद इन्हीं ममलूक दस्तों ने सल्तनत दिल्ली कायम की, जो खानदान गुलामा के नाम से याद की जाती है।
यही खानदान गुलामा, यही ममलूक जब मिस्र में अपनी हुकूमत कायम करते हैं तो इसको ममलूक डायनेस्टी कहा जाता है। उस जमाने की तमाम मुसलमान सल्तनतों में, जो पहले जंगी और उसके बाद अयूबी, ममलूकों को गैर मामूली ताकत और इख्तियार हासिल था और हुकूमत का तमाम इंतजाम यही चलाया करते थे। जब अयूबी हुकूमत मिस्र में बहुत कमजोर हो गई और सलीबी फौजों के मुकाबले में मुकाबला करने की ताब न रखती थी, तो उसी दौर में दरबार के ममलूकों ने अयूबी सल्तनत को माजूल करके ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखी। रुकनुद्दीन बैबरस इसी सल्तनत के एक जनरल थे और बाद में तरक्की करते हुए खुद ममलूक 1250 में कायम होने वाली यह ममलूक डायनेस्टी 1517 तक इस पूरी सल्तनत पर हुकूमत करती है। इसके बाद इसका रकबा मुख्तसर जरूर हो जाता है, लेकिन मिस्र पर फिर भी इसकी हुक्मरानी कायम रहती है। और 1798 में जब नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र पर हमला करता है, उस वक्त इस ममलूक डायनेस्टी का मुकम्मल तौर पर खात्मा होता है। 1260 में ऐनुल जालूत की जंग से पहले ही रुकनुद्दीन बैबरस उम्मत मुस्लिमा में अपने नाम का लोहा मनवा चुके थे। आपको याद होगा कि पिछले 150 साल से सलीबी फौजें मुसलसल मुसलमानों पर हमले करते चली आई थी और कई सलीबी लश्करों के शिकस्त के बाद बिलाखिर रुकनुद्दीन बैबरस के दौर में फ्रांस के सुल्तान लुई ने एक दफा फिर सलीबी हमला करने का फैसला किया, जिसको तारीख 7th क्रूसेड यानी 7वीं सलीबी जंग के नाम से याद करती है। आमतौर पर सलीबी हमले कुस्तुनतुनिया के जरिए शाम और शाम से फलस्तीन की तरफ आया करते थे। यह सलीबी हमला मिस्र के जरिए किया गया, क्योंकि सलीबी फौजों ने यह फैसला किया कि जब तक कि मिस्र पर कब्जा न किया जाए उस वक्त तक बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद नहीं कराया जा सकता। यह पहला बड़ा सलीबी हमला था कि जो दमिश्क की तरफ से आने के बजाय काहिरा की तरफ से फलस्तीन की तरफ बढ़ा। इस हमले में रुकनुद्दीन बैबरस ने जो किरदार अदा किया और अपना नाम का लोहा जिस तरह मनवाया और उम्मत की आबरू की जिस तरह हिफाजत की, वो एक शानदार तारीख है जिसको हम उस वक्त जिक्र करेंगे जब 7वें सलीबी जंग की तफसील इंशाअल्लाह आइंदा बात की जाएगी। 1248 में फ्रांस का बादशाह लुई यह फैसला करता है कि बैतुल मक़दस शरीफ को मुसलमानों के कब्जे से आजाद कराने के लिए वो एक और सलीबी मुहिम लेकर जाएगा। यह 7वीं सलीबी जंग के नाम से मशहूर हुई। इस सलीबी जंग की खास बात यह थी कि इसका ऐलान पोप ने नहीं किया था, ना ही यूरोप के दूसरे तमाम बादशाह इसमें शामिल थे। यह लुई का अपना पर्सनल एक्सपीडिशन था, जो उसने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ने उसको सेहत दी तो वो बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने जाएगा। उस मन्नत की तकमील के लिए इसने अपने लाओ लश्कर को जमा किया, अपने साथ अपने खानदान, अपने भाई, अपने जनरल्स को लिया और एक बहुत भारी लश्कर के साथ बहरी जहाज के रास्ते पहले साइप्रस पहुंचा। साइप्रस में लुई की मुलाकात टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स से होती है और नाइट्स भी अपने दस्ते इस ईसाई फौज के साथ भेजने पर रजामंदी इख्तियार करते हैं, मगर इनके पास बहरी जहाजों की कमी होती है। तो लुई सिर्फ अपनी एक चौथाई फौज के साथ मिस्र की तरफ सेल करता है और बाकी तमाम फौज पीछे दूसरे जहाजों में कुछ अरसे के बाद रवाना होने वाली होती है। इस दफा सलीबियों का प्लान यह था कि पहले मिस्र पर हमला किया जाए और मिस्र को कैप्चर करके लेवेंट के रास्ते बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ शाम में पेशकदमी की जाए। इससे पहले इनकी तमाम मिलिट्री एक्सपीडिशंस, आपको याद होगा कि पहले कुस्तुनतुनिया में जमा होती थी और कुस्तुनतुनिया से एशिया माइनर के रास्ते ये शाम और फलस्तीन पर हमलावर होते थे। लेकिन अब की दफा इस तब्दीली के बाद इस नई जंगी हिकमत अमली को सामने रखते हुए इस सलीबी फौज का पहला हदफ डमीटा का किला था, कि जो अलेक्जेंड्रिया, जो कि मिस्र में बहुत बड़ी समुद्री पोर्ट और मुसलमानों का शहर था, इसके मशरिक में आबाद था। जब ये नेवल आर्माडा डमीटा के साहिल के पास पहुंचा है और इसने एम्फीबियस लैंडिंग की है, तो मुसलमान हैरान रह गए। मुसलमानों की इनकी आमद की कोई इत्तला नहीं थी और फौज किले के अंदर मौजूद नहीं थी। तमाम किला शहरी आबादी पर मुश्तमिल था और किले के कमांडर ने एक टैक्टिकल विड्रॉल किया और तमाम शहरी आबादी को बहिफाजत निकालकर काहिरा की तरफ रवाना कर दिया और किले को खाली कर दिया गया। जब सलीबी फौज साहिल पर उतरी है और किले की तरफ बढ़ी है, तो इसको खाली पाकर इस पर फौरन ही कब्जा कर लिया गया और सलीबियों के हौसले आसमान से बातें करने लगे कि इनकी आगाज इनकी तवक्को से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया था।
इस वक्त मिस्र और शाम पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटों की हुकूमत थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि उस खतरे का मुकाबला कर सकते जो अब दोबारा एक नई सलीबी जंग की सूरत में सामने आ रहा था। जब सलीबियों ने मिस्र के साहिल पर लैंडिंग की तो इसी दौरान में मिस्र में अय्यूबी सुल्तान का इंतकाल भी हो जाता है। अब मुसलमानों के लिए यह दोहरी मुसीबत होती है। एक तरफ ताकत के लिए कशमकश शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ सलीबी फौजें दमीटा का किला फतह करने के बाद काहिरा की तरफ पेशकदमी कर रही होती हैं। दरमियानी फासला तकरीबन 200 किलोमीटर का था, मगर दमीटा और काहिरा के दरमियान मंसूरा का किला भी आता था। मुसलमानों ने सलीबी एडवांस को रोकने के लिए मंसूरा के गिर्द अपने डिफेंसेस लगाए और मंसूरा और सलीबी फौज के दरमियान जो दरिया बहता था उसको हद फासिल बनाकर अपने मोर्चे कायम कर लिए। मुसलमान फौज का पड़ाव जिसकी कयादत फखरुद्दीन कर रहे थे मंसूरा के किले के बाहर था। इसके बाद दरिया और दरिया के दूसरे किनारे पर सलीबी फौज। तवील अरसा यह मुहासरा कायम रहा, मगर एक दिन सलीबियों ने मुसलमानों को सरप्राइज कर दिया। जब सुबह के वक्त मुसलमान अपने कैंप में आराम से बैठे हुए थे तो एक खास रास्ते से जो मुखबरी के जरिए सलीबियों ने मालूम किया था, एक हरावल दस्ता उनका दरिया क्रॉस करता है जिसकी कयादत किंग लुई का अपना भाई कर रहा होता है, और वो दस्ता मुसलमानों के कैंप पर टूट पड़ता है। मुसलमानों को शदीद नुकसान होता है, घमसान की लड़ाई होती है और इस नुकसान में मुसलमान कमांडर इन चीफ फखरुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मुसलमान फौज तेजी से रिट्रीट करती है और मंसूरा के किले में दाखिल हो जाती है। जो ईसाई दस्ता मुसलमान फौज पर शबखून मारने के लिए भेजा गया था उसकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। जब किंग लुई को इस कामयाबी की इत्तला मिलती है तो वो अपनी फौज को हुक्म देता है कि फौरन दरिया पार किया जाए, और इस दस्ते के कमांडर अपने भाई को हुक्म देता है कि इसी जगह इंतजार किया जाए जब तक कि बाकी सलीबी फौज दरिया पार करके यहां ना पहुंच जाए। लेकिन बादशाह का यह भाई इस वक्त जोश में होता है और बादशाह के इस हुक्म की उदूली करता है। मुसलमान फौज जो किले में दाखिल हो चुकी होती है उसको इस वक्त सख्त कड़ी आजमाइश का सामना होता है। काहिरा में खलीफा का इंतकाल हो चुका होता है, शबखून के जरिए मुसलमान कमांडर इन चीफ भी शहीद हो जाते हैं, और इस वक्त मुसलमान फौज की क़यादत और उसका नज़्म एक नए सिपा सालार के हाथ में आता है जो बाद में तारीख में रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से याद किए जाते हैं। इस सलीबी कैंपेन में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट और टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स भी लुई के भाई को मशवरा देते हैं कि पिछली फौज का इंतजार किया जाए और हम चंद हजार के दस्तों के साथ मंसूरा में दाखिल नहीं होते। लेकिन बादशाह का भाई इनकार कर देता है और खुद अपनी फौज को लेकर मंसूरा में दाखिल हो जाता है। मजबूरन टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर नाइट्स और ब्रिटिश ब्रिगेड अपने काउंट के साथ मंसूरा शहर के अंदर दाखिल होती है। बैबरस उस वक्त तक ममलूक फौज को रीऑर्गेनाइज कर चुके होते हैं और एक काउंटर अटैक की स्ट्रेटजी भी डेवलप कर ली जाती है। सबसे पहला काम सलीबी फौज के लिए मंसूरा शहर के अंदर एक एम्बुश लगाया जाता है। शहर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और यह तासुर दिया जाता है कि जिस तरह मुसलमान फौज शहर खाली करके जा चुकी है। अपने जोश में ये कई हजार फ्रेंच फोर्सेस, टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स और ब्रिटिश ब्रिगेड एक साथ शहर में दाखिल होते हैं और शहर की तंग गलियों में ट्रैप हो जाते हैं। मंसूरा शहर की तंग गलियों में सलीबी फौज को फंसाने के बाद बैबरस काउंटर अटैक का हुक्म देते हैं। शहर की आबादी भी शामिल हो जाती है जो मकानों की छतों से गर्म तेल और पत्थर सलीबियों पर बरसाने लगती है। इस कदर मुकम्मल स्लॉटर होता है सलीबी फौज का कि 300 ब्रिटिश नाइट्स में से सिर्फ 5 जान बचा के भाग सकते हैं। किंग लुई का भाई और हॉस्पिटलर और टेम्पलर नाइट्स तमाम के तमाम मंसूरा शहर की गलियों में ज़िबा कर दिए जाते हैं। इस मुकम्मल तबाही के बाद बैबरस की क़यादत में ममलूक फौज रीऑर्गेनाइज करती है, शहर से निकलती है और उस सलीबी फौज पर जो दरिया पार कर रही होती है किंग लुई की क़यादत में उस पर टूट पड़ती है। किंग लुई और उसकी फौज अभी दरिया के बीच में और 2 किनारों के दरमियान ही फंसी होती है। इनके पास किश्तियों की कमी होती है और उनके तीर अंदाज दस्ते अभी पीछे होते हैं, जबकि सिर्फ थोड़ी सी प्यादा फौज दरिया पार करके मंसूरा के करीब पहुंची होती है। उस फौज पर तो ममलूक सुल्तान और फौज इस बुरी तरह टूट के गिरते हैं कि मजीद किसी फौज की अब दरिया पार करने की गुंजाइश नहीं रहती। बड़ी मुश्किल से लुई एक रियर गार्ड एक्शन में लड़ते हुए अपनी फौज को बचा के दरिया के परली तरफ ले जाने में कामयाब होता है।
अब ममलूक उसके ताक़ुब में है। अब जंग का पासा पलट चुका है। मिलिट्री एडवांटेज मिस्री फौज के पास होती है और बैबरस एक शाहीन की तरह ताबड़तोड़ हमले उस फौज पर करते हैं कि जो एक रिट्रीट करते हुए रेयर गार्ड एक्शन लड़ने की कोशिश कर रही होती है। लुई अपने आप को बहुत जुर्रत और दिलेरी के साथ अपनी ईसाई फौज के पीछे रखता है और बैबरस के हमलों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी किस्मत इसका साथ नहीं दे रही थी। इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, फौज में डायसेंट्री और डायरिया फैल जाता है और इस शदीद मज़ाहमत के बावजूद पूरी कौम तहत और फाके का शिकार हो जाती है कि इसकी सप्लाई लाइन जो इसके साथ थी और दरिया के रास्ते इस तक आ रही थी, उस तक मुसलमान कब्जा रसाई हासिल कर उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब सलीबी फौज चारों तरफ से घेरे में होती है और बादशाह इस कदर बीमार हो जाता है कि इसके पास मजीद लड़ने या पेशकदमी की भी ताकत नहीं होती। चारों तरफ से घिरी जाने वाली ये सलीबी फौज अब मुसलमानों की आखिरी यलगार का इंतजार करती है और बादशाह को एक मकान में रखकर इसके बॉडीगार्ड दस्ते इसकी आखिरी दफा की तैयारी करते हैं। बादशाह अपने एक जनरल को बैबरस के साथ पीस टर्म्स डिस्कस करने के लिए भेजता है, लेकिन कमांड और कंट्रोल इस बुरी तरह टूट चुका होता है उस सलीबी फौज का और इस कदर अफवाहें और कंफ्यूजन गर्दिश कर रही होती हैं कि उस काउंट को यह पैगाम मिलता है कि बादशाह ने सरेंडर करने का हुक्म दिया है और तमाम सलीबी फौज एक गलतफहमी की बुनियाद पर बैबरस के आगे हथियार डाल देती है। बादशाह लुई अपने तमाम जनरल्स और फौज के साथ जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सिर्फ डिमीटा का किला सलीबियों के पास रह जाता है और बादशाह लुई की मलका अपने थोड़े से नाइट्स के साथ उस किले की हिफाजत के लिए रह जाती है। मगर मुसलमानों की मुश्किलात भी कम नहीं थी। काहिरा में सुल्तान के किले में बार बार बगावत होती है और सुल्तान कत्ल भी हो जाते हैं और उसके बाद यके बाद दीगरे कई सुल्तानों को बिठाया जाता है। इस सारी कंफ्यूजन के दौरान बिल आखिर एक ममलूक अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करते हैं और अयूबी डायनेस्टी का खात्मा मिस्र से कर दिया जाता है। अब बादशाह लुई मजबूर होता है कि बहुत शर्मनाक शराइत पर मुसलमानों से मुआहदा कर ले। इन शराइत के मुताबिक डिमीटा का किला दोबारा मुसलमानों को मिल जाता है और बादशाह अपनी फौज को और अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत भारी जुर्माना अदा करने पर राजी होता है। ये पैसे बादशाह के पास होते नहीं, लिहाजा इसकी पूरी फौज को यरगमाल रख लिया जाता है और बादशाह को छोड़ दिया जाता है कि ये दूसरी ईसाई रियासतों और अपने मुल्क से रकम मंगवाकर मुसलमानों को अदा करे। बादशाह लुई की फ्रेंच फौज की तबाही और टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स के मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाने के बाद यह 7वां क्रूसेड इफेक्टिवली खत्म हो जाता है। अब बादशाह के सामने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरह अपनी बाकी फंसी हुई फौज को मुसलमानों के कब्जे से बचाए। मगर मुसलमानों की सफों में भी इंतशार बहुत ज्यादा फैल चुका होता है। इस वक्त शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की औलादें हुकूमत कर रही होती हैं, मगर मिस्र में उनका तख्ता उलट दिया जाता है और ममलूक सल्तनत यहां वजूद में आती है। ममलूकों और अयूबियों के दरमियान इख्तलाफात को किंग लुई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है और अयूबियों से कहता है कि अगर वो उसका साथ दें तो ये मिलकर ममलूकों के खिलाफ जंग करें। मगर इसी दौरान में मंगोल खतरा उम्मत मुस्लिमा के सर पर मंडला रहा था। इस बात को देखते हुए खलीफा बगदाद ने शाम और मिस्र की सल्तनतों के दरमियान दखल दिया और अयूबियों और ममलूकों के दरमियान सुलह करा दी। इस सुलह के नतीजे में सलीबियों के वो तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए कि जो मुसलमानों के आपस के इख्तलाफात का फायदा उठाकर हासिल करना चाहते थे। नतीजतन 7वीं सलीबी जंग यहां खत्म हो जाती है। किंग लुई अपनी तमाम बची कुची फौज को साथ लेकर बहरी जहाजों के जरिए वापस अपने मुल्क रवाना हो जाता है। 1270 में एक दफा फिर किंग लुई ने अपनी इस हजीमत और जिल्लत का बदला लेने के लिए एक और सलीबी जंग का आगाज किया, लेकिन अब की दफा वो मिस्र के करीब भी ना पहुंच सका और एक गलतफहमी की बुनियाद पर ट्यूनिस जा पहुंचा, जहां उसका इंतकाल हो जाता है। इसी तरह ये 8वीं सलीबी जंग जो किंग लुई ही ने शुरू की थी, वो भी अपने इख्तिताम को 1270 में पहुंच जाती है। इसी तरह 1271 में इंग्लैंड का बादशाह 9th क्रूसेड लॉन्च करता है, लेकिन वो भी बगैर किसी मकसद को हासिल किए खत्म हो जाती है। अब इफेक्टिवली वो तमाम सलीबी जंगें जो मुसलमानों के खिलाफ पिछले 150 साल से जारी थी, 9वें क्रूसेड के बाद मुकम्मल तौर पर दम तोड़ देती हैं और अब
मुसलमान शाम, फलस्तीन और इसके तमाम इलाकों से सलीबियों को बाहर निकाल देते हैं। यह तमाम काम भी आने वाले वक्तों में सुल्तान बैबरस के हाथों ही अंजाम पाता है। मगर अब हम अपनी तवज्जो थोड़ा सा तारीख में पीछे जाते हैं कि जब 8वीं सलीबी जंग 1254 में किंग लुई की सलीबी जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, अब मुसलमानों की तवज्जो मंगोल खतरे की तरफ होती है। आपको याद होगा कि 1258 में हलाकू खान की फौजें बगदाद को तबाह बर्बाद करती हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए शाम और मिस्र की सरहद पर पहुंच जाती हैं। बैबरस इस वक्त ममलूक फौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से मुसलमान फौजों की क़यादत कर रहे होते हैं और सुल्तान कुतुज मिस्र के तख्त पर बराजमान होते हैं। हलाकू खान जब अपनी फौजों के साथ मिस्र की सरहद पर पहुंचता है तो सबसे पहले अपने कुछ सफीर एक इंतहाई जिल्लत आमेज खत के साथ सुल्तान कुतुज के पास रवाना करता है। उस खत में उसने न सिर्फ मुसलमानों की तौहीन की बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियां की। वो खत इस कदर तौहीन आमेज था कि सुल्तान कुतुज जलाल में आकर उन सफीरों की गर्दनें उड़ा देते हैं। मंगोल कानून के मुताबिक इससे ज्यादा बड़ी तौहीन इनकी सल्तनत की नहीं हो सकती थी कि अगर इनके सफीर की गर्दन उतार दी जाए। हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ आगे बढ़ता है और मिस्र की सरहद पर ऐनुल जालूत के मकाम से कुछ पीछे पहुंच जाता है। मुसलमान फौज सिर्फ 20,000 होती है और उसकी क़यादत रुकनुद्दीन बैबरस कमांडर इन चीफ कर रहे होते हैं। मुसलमान फौज और मंगोल लश्कर के दरमियान ताकत का तवाजुन 1 और 15 का था। मुसलमान उम्मत और मिल्लत का मुस्तकबिल अब खतरे में पड़ चुका था। पूरी मुसलमान दुनिया को ताराज करने के बाद मिस्र अब एक आखिरी किला था कि अगर यह भी फतह हो जाता तो उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका और अंदलूसिया तक मंगोलों को रोकने वाला कोई नहीं था और फिर शायद मक्का और मदीना तक उनके यलगार को नहीं रोका जा सकता था। यह तारीख का एक डिसाइसिव मोमेंट था कि इसमें शिकस्त की सूरत में मिल्लत इस्लामिया का नाम और निशान मिट जाता। अल्लाह ताला को बिलाखिर मुसलमानों की हालत पर रहम आता है और एक फैसला कुन डिसाइसिव डिवाइन इंटरवेंशन होती है जो उस जंग का पासा पलट देती है। हलाकू के पास मंगोलिया से इत्तला पहुंचती है कि उस वक्त का खान मर चुका है और नए खान के इंतखाब के लिए हलाकू का वहां पहुंचना फौरन जरूरी है। साथ साथ हलाकू को यह भी खबर मिलती है कि इसका भाई जो मंगोल फौजें लेकर रूस, दागिस्तान, चेचेनिया और वोल्गा रीजन की तरफ बढ़ा था, वो वहां पर मुसलमान फुकरा और दरवेशों की सोहबत से मुतासिर होकर मुसलमान हो चुका है। ये 2 वहशतनाक खबरें हलाकू को उस वक्त पहुंचती हैं कि जब ऐनुल जालूत की जंग शुरू होने में थोड़ा ही वक्त रह जाता है। ऐन जंग से पहले तकरीबन 2.25 लाख का लश्कर लेकर हलाकू वापस लौट जाता है मंगोलिया की तरफ और उसके बाद मुसलमानों और मंगोलों में ताकत का तवाजुन तकरीबन दुरुस्त हो जाता है। मुसलमान 20,000 फौज अब 3 लाख मंगोलों के मुकाबले के बजाय तकरीबन 40,000 मंगोलों के मुकाबले पर आती है और एक शदीद फैसला कुन जंग की तैयारी कर ली जाती है। शाम और फलस्तीन के इलाकों में दाखिल होने के बाद हलाकू ने अपना मरकज आज के लेबनान में बनाया हुआ था। जब मुसलमानों की ममलूक फौज मिस्र से निकलकर पेश कदमी करती है लेबनान की तरफ, तो दूसरी तरफ से मंगोल जनरल कितबुका ने भी अपनी फौज को लेकर पेशकदमी की। मगर उससे पहले एक लॉन्ग रेंज फाइटिंग पेट्रोल मंगोलों ने आगे रवाना किया कि जो सुल्तान बैबरस की फौजों से ऐनुल जालूत के मकाम के करीब टकराया। इस मंगोल फौज के एक एक फर्द को मुसलमान फौज ने काट के रख दिया। रुकनुद्दीन बैबरस भी मुसलमान फौज के हरावल दस्ते के साथ आगे बढ़ रहे थे और उनका तसादुम भी मंगोल फौज के हरावल से हुआ। पीछे से आने वाली कुतबुका की फौज अपने जनरल की क़यादत में जब उसने अपने हरावल की तबाही देखी तो वो वहशत से दीवानी हो गई और कुतबुका ये समझ बैठा कि शायद बैबरस जिस हरावल दस्ते की क़यादत कर रहे हैं यही मुकम्मल मुसलमान फौज है। उससे पहले मुसलमानों ने जंगी हिकमत अमली यह डेवलप की कि इरादा यह था
कि पूरी मंगोल फौज को एक नैरो वादी के अंदर ड्रॉ कर लिया जाए, जिस वादी के चारों तरफ पहाड़ी मोर्चों के पीछे असल मुसलमान फौज छुप के बैठेगी, और जब बैबरस आगे बढ़कर कुतबुका की फौज से टकराएंगे तो तासुर यह देंगे कि मुसलमान शिकस्त खाकर पीछे हट रहे हैं, और इस तरह धोखे से तमाम मंगोल फौज को उस वादी के अंदर ले आया जाएगा जिसके चारों तरफ मेन मुसलमान फौज एम्बुश लगाकर बैठी हुई है। यह वो टेक्निक है कि जो खुद मंगोल इस्तेमाल किया करते थे। जब तसादम होता किसी बड़ी फौज से तो यह जाहिर करते कि जैसे इनको शिकस्त हो रही है, पीछे हटते, और फौज जब इनके ताकुब में आती तो चारों तरफ से छुपी हुई मंगोल फौज उस ताकुब करने वाली फौज को तबाह कर देती। मुसलमानों ने यह जंगी हिकमत अमली खुद मंगोलों से सीखी थी, और अब यह मंगोलों का वार खुद इन्हीं के खिलाफ बहुत खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया गया। कुतबुका बैबरस की इस चाल को नहीं समझ सका, और जब मुसलमान विड्रॉ करते हुए दुश्मन को अपनी वादी में घसीट कर ले आए और चारों तरफ से सुल्तान कुतुज बजाते खुद कमांड करते हुए फौजों के साथ कुतबुका की फौज पर टूट पड़े, तो यह मंगोलों के लिए कयामत का मंजर था। इसके बावजूद वो इस शिद्दत से लड़े कि मुसलमानों के कई फ्लैंक्स उन्होंने तोड़ दिए, हत्ता कि कैफियत एक मौके पर यह आ गई कि सुल्तान कुतुज को खुद मैदान जंग में कूदना पड़ा। अपनी हेलमेट उन्होंने उतार कर जमीन पर फेंक दी और पूरी फौज को पुकार कर कहा कि जब मैं मैदान जंग में हूं तो तुम किस तरह अपनी सफों को तोड़ते हो। मुसलमान बैबरस की क़यादत में बहुत जल्दी रीऑर्गेनाइज हो गए, और इस कदर शदीद मुकाबला हुआ कि अब मंगोल इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। चारों तरफ से घिरी हुई मंगोल फौज आखिरी आदमी तक काट दी गई। कुतबुका गिरफ्तार हुआ और उसकी भी गर्दन उड़ा दी गई। मुसलमान फौज ने भागते हुए मंगोलों का ताकुब किया, और एक मंगोल भी बच के ना जा सका। जो ही मुसलमानों की इस फतह की खबर पूरी शाम में पहुंची है, मुसलमानों ने हर उस किले में बगावत बर्पा कर दी जिसके हुक्मरान मंगोल थे, और चंद ही दिनों में पूरा शाम मंगोल तसल्लुत से आजाद करा लिया गया। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो यहां नोट करने की है वो ये कि मंगोल कौम या मंगोल फौज जिन तुर्क कबीलों से मिलकर बनी थी, ये ममलूक भी उसी कौम के फर्द थे, और दोनों फौजें जब टकराई हैं तो इनमें ताकत का तवाजुन, कौम, जबान और जंगी हिकमत अमली एक जैसी थी। ऐनुल जालूत की फतह उम्मत मुस्लिमा की अजीम तरीन फतुहात में शामिल होती है। इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस जंग का यह हुआ कि जो इतने कई दहाइयों से मंगोल मुसलमान इलाकों पर कब्जे और यलगारें करते चले आए थे और तबाही और बर्बादी का एक बाजार गर्म किया हुआ था, पहली मर्तबा फैसला कुन शिकस्त मंगोलों को ऐनुल जालूत के मकाम पर दी गई। मुसलमान यह समझने लग गए थे कि शायद मंगोलों को शिकस्त ही नहीं दी जा सकती। ऐनुल जालूत की शिकस्त के बाद यह बात वाज़ेह हो गई जब अल्लाह ने मुसलमानों की हालत पर रहम कर दिया है और अब मुसलमान काउंटर अटैक करेंगे। ऐनुल जालूत की जंग तारीख में इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि इसमें मुसलमानों ने पहली दफा हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए, यानी उस जमाने में एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल सबसे पहले मुसलमानों ने किया, और इसका इस्तेमाल मंगोल घोड़ों को बिदकाने और खौफजदा करने के लिए शदीद आवाज के धमाकों के जरिए था। यह नई टेक्नोलॉजी मुसलमानों ने जदीद इजाद की थी कि मुख्तलिफ केमिकल, सल्फर और कोयले को मिलाकर एक्सप्लोसिव गन पाउडर बनाया जाए, और इसका इस्तेमाल पहली दफा ऐनुल जालूत की जंग में किया गया। ऐनुल जालूत की फतह के बाद सुल्तान बैबरस ममलूक फौजों को लेकर शाम फतह करते हुए अनातोलिया में दाखिल हो गए, और मंगोलों की उस फौज को जो अनातोलिया में कायम थी उसको भी तबाह बर्बाद किया। यहां पर एक गैर मामूली वाकया और भी होता है कि सलीबी मंगोलों के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। फलस्तीन के साहिल के पास कई सलीबी किले अभी भी मौजूद थे। सुल्तान बैबरस का इंतकाल 1277 में हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो सलीबियों और मंगोलों की कुव्वत को इस शिद्दत से तोड़ देते हैं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में मुसलमान वो तमाम इलाके आजाद करा लेते हैं जो सलीबियों और मंगोलों के कब्जे में थे। मिस्र एक शानदार तहजीब के तौर पर उभरता है और अगले 300 साल तक हुकूमत करते हैं। उम्मत मुस्लिमा की आबरू बचा ली जाती है। मुसलमान उन तमाम इलाकों को दोबारा आबाद करते हैं कि जो तातारी यलगार में तबाह कर दिए जाते हैं। गो के तातारी खतरा अगले तकरीबन कई दहाइयों तक मुसलमानों को तंग करता रहा, लेकिन अब तातारियों में बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो चुकी थी, और आहिस्ता आहिस्ता
यही तातारी तलवारें उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए बेनियाम होना शुरू हुई और ममलुकों के बाद जिस सल्तनत ये उन्हीं तातारी कौमों की औलादें थी जो अनातोलिया में आबाद हुई और आइंदा आगे जाकर उस्मानी खिलाफत के नाम से मशहूर हुई। ऐनुल जालूत की फतह से जो अल्लाह ने सुल्तान बैबरस के हाथों मुसलमानों को अता की, एक गैर मामूली तारीखी फिनोमेना हमारे सामने आता है जिसको हम सर्वाइवल ऑफ स्ट्रेटेजिक सिविलाइजेशंस कहते हैं। देखिए, ये बार बार हमें तारीख में नजर आता है कि जो स्ट्रेटेजिक सिविलाइजेशंस दुनिया में कायम होती हैं उनके दरमियान ताकत का तवाजुन तो तब्दील होता रहता है, लेकिन कुदरत किसी एक सिविलाइजेशन को यह इजाजत नहीं देती कि वो दूसरी तहजीब को मुकम्मल तौर पर इनाहिलेट कर दे, क्योंकि इससे कायनात में ताकत का तवाजुन तब्दील हो जाता है और कायनात का अदल डिस्टर्ब होता है। मुसलमान जब कुतैबा बिन मुस्लिम की क़यादत में कुरून ऊला में चीन को फतह करने निकले तो काशगर की फतह के बाद आगे ना जा सके और कुदरत ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि चीन को बचा लिया गया। इसी तरह जब मुसलमान स्पेन फतह करते हुए फ्रांस में दाखिल हुए तो फ्रांस की सरहदों पर भी मुसलमानों को रोक दिया गया और यूरोप को मुसलमानों की यलगार से बचा लिया गया। इसी तरह जब मुसलमान कुस्तुनतुनिया पर कुरून ऊला के दौर में हमले करते रहे तो कुस्तुनतुनिया भी मुसलमानों के आगे डटा रहा और अगर कुस्तुनतुनिया फॉल हो जाता तो पूरा यूरोप मुसलमान हो जाता। यहां पर हमको कुदरत और फितरत का डिसाइसिव हैंड नजर आता है जो यह फैसले करता है कि अगर एक तहजीब मिटा दी जाए, अगर पूरी दुनिया में वो तमाम तहजीबें ही खत्म हो जाती और मुसलमान सब पर गालिब हो जाते तो शर और खैर की तमीज मिट जाती, फिर मुकाबला ना होता, इम्तहान ना होता और तारीख में कोई आजमाइश ना लिखी जाती। इसी तरह हमें दूसरी तहजीबों की भी ऐसी बहुत सी जंगें मिलती हैं कि जहां पे अल्लाह फैसला कुन तौर पर मुसलमानों की मदद करता है। अगर मुसलमानों की मदद उस मौके पर न की जाती ताइद गैबी से तो मुसलमानों का नाम और निशान मिटा दिया जाता। जिस तरह जंग बदर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दरखास्त की थी कि या अल्लाह, अगर इस जंग में मुसलमान शिकस्त खा गए तो कयामत तक आपका नाम लेने वाला कोई ना होगा। इस तरह की कई जंगें तारीख इस्लाम में हमारे सामने आती हैं कि जहां पे अल्लाह ताला डिसाइसिवली मुसलमानों की मदद करता है। चाहे वो जंगे ज़लाका हो कि जो यूसुफ बिन ताशफीन ने लड़ी, चाहे वो बैटल ऑफ मैंजिकर्ट हो जिसमें अल्लाह अरसलान बाजेंटाइंस को शिकस्त देते हैं, चाहे वो जंग यरमूक हो जहां डिसाइसिवली बाजेंटाइन एम्पायर को सीरिया में शिकस्त होती है, और इसी तरह की जंगों में जालूत का शुमार होता है। ऐनुल जालूत की शिकस्त की सूरत में नाम और निशान मिटा दिया जाता। यहां पर एक डिसाइसिव इन्वॉल्वमेंट डिवाइन प्लानिंग की हमको नजर आती है। कुदरत की इस गैर मामूली हिकमत को अगर सामने रख के आज के दौर का मुवाजना किया जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि आज भी कई तहजीबें आपस में मुतसादिम हैं। एक तरफ जूडो क्रिश्चियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, एक तरफ चाइनीज सिविलाइजेशन है, एक तरफ हिंदू तहजीब है, बीच में मुसलमान सिविलाइजेशन है, रशियन सिविलाइजेशन है। ये तमाम तहजीबें अपने मफादात के लिए बाहम मुतसादिम भी हैं और कहीं एक दूसरे की हलीफ भी। आज भी मुसलमान दुनिया चारों तरफ से हमलों का शिकार है। जिस तरह 13वीं सदी में मिस्र आखिरी चट्टान के तौर पर सामने उभरा था और यह वो मरकज बना था कि जहां से मुसलमानों ने रीग्रुप करके काउंटर अटैक किया और तमाम उम्मत मुस्लिमा अपनी आबरू को हिफाजत करने में कामयाब हुई, इसी तरह आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा की आखिरी चट्टान पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर अब चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान वो मकाम है कि इंशाअल्लाह जहां मुसलमान रीऑर्गेनाइज करके रीग्रुप करके काउंटर अटैक करेंगे। सर्वाइवल ऑफ स्ट्रेटेजिक सिविलाइजेशन की डॉक्ट्रिन बिल्कुल वाज़ेह करती है ये बात कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को आज नुकसान पहुंच गया तो इसकी मिसाल वैसे ही है कि जैसे उस वक्त मिस्र को नुकसान पहुंचता। अब फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से सुल्तान बैबरस जैसी तलवारों को मुसलमानों के दिफा के लिए बेनयाम किया। आज पाकिस्तान में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी और बैबरस पैदा होता है, इसका फैसला भी वक्त और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद करेगा। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना आइडियल समझते थे और उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि उसी शहर में दफन हो जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दफन है। 13वीं सदी में उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े मुजाहिद और तलवार जिससे अल्लाह ताला ने उम्मत की इज्जत और आबरू की हिफाजत का काम लिया, सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस। इसके बाद यह काम
ایک اور ترک قوم کے حوالے کر دیا گیا جو آل عثمان کے نام سے کئی سو سال تک امت کے قائد اور محافظ اور خادم حرمین الشریفین کے نام